हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आफ्ताब आलम, मैथ्स फैकल्टी मोशन एजुकेशन। तो बेसिकली इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जैसे कि लास्ट लेक्चर में अपन ये डिस्कस किए थे सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स में ये था जैसे कि x प्लस वाई रेज टू द पावर n, ठीक है बच्चों। और इसको जब हम लोग सॉल्व किए थे, जब इसको एक्सपेंशन किए थे और एक्सपेंड करके जब हम लोग उसमें ये सिंप्लीफाई किए थे, जैसे बताया गया था कि सम ऑफ ऑल ऑड टर्म्स, जितने सारे ऑड टर्म्स होंगे उसके सम को क्या बोलना है, a, कैपिटल A, है ना। इसी तरीके से सम ऑफ ऑल इवन टर्म्स, जितने सारे इवन टर्म्स होंगे उसके सम को क्या बोलना है भाई, अपने को b बोलना है। जब हम इसको सिंप्लीफाई किए थे, जैसे कि लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जब हम लोग उसको सिंप्लीफाई किया था तो क्या आया था, a प्लस b। इसी तरीके से x माइनस वाई रेज टू द पावर n क्या होगा, बोलो बोलो बोलो, a माइनस b। अब क्या करना है, इसका मतलब यह है कि कोई भी एक्सपेंशन लिखा हुआ है उसके पावर में अगर n है, यानी x प्लस वाई रेज टू द पावर n है, तो क्या लिखोगे, a प्लस b। x माइनस वाई के पावर में n है तो लिखना है a माइनस b, है ना। ये चीज ऑलरेडी ड्राइव करवा चुके हैं लास्ट क्लास में। अब देखना ध्यान से, अपने क्या फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट 2 प्लस 1 होल रेज टू द पावर 6 प्लस रूट 2 माइनस 1 रेज टू द पावर 6। इसका वैल्यू अपने को फाइंड करना है। अब अगर एक चीज ध्यान से देखना, अगर इसको सिंप्लीफाई नॉर्मल तरीके से करोगे ना तो फिर क्या आ जाएगा, हालत खराब हो जाएगा अगर इस नॉर्मल तरीके से करोगे तो। क्यों? क्योंकि इसको सिंप्लीफाई करना होगा, क्यूबिक लेना पड़ेगा या तुमको स्क्वायर करके 3 बार मल्टीप्लाई करना, फिर इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो इसका जो अप्रोच है बाइनोमियल थ्योरम के हेल्प से इसको चुटकी में सॉल्व कर पाते हैं। इसीलिए तो बाइनोमियल थ्योरम पढ़ाया था कि क्या लिखवाए थे, बाइनोमियल थ्योरम क्यों पढ़ते हैं, फॉर बिगर इंडेक्स वी यूज्ड बाइनोमियल थ्योरम। बड़ा पावर के लिए हम लोग बाइनोमियल थ्योरम पढ़ते हैं, ताकि अगर एक्सपेंड करने में क्या होता है, तुरंत आसान होता है। समझना ध्यान से। तो अगर इसको देख के क्या आ रहा है, x प्लस वाई रेज टू द पावर n की तरह है कि नहीं है ना। तो इसको लिखेंगे a प्लस b, लिखे प्लस x माइनस वाई रेज टू द पावर n है तो इसको क्या लिखोगे, a माइनस b। क्या यहाँ से कुछ कटने की आवाज आ रहा है, हाँ, माइनस b प्लस b कटा था, क्या आया 2a। अच्छा, a क्या था यहाँ पे, a था सम ऑफ ऑल, बोलो 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 बोलो, सम ऑफ ऑल ऑड टर्म्स, जितने सारे ऑड टर्म्स बनेंगे ना उसका ये सम है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब समझना ध्यान से, मैं यहां पे लिखूंगा 2a। पहले ये बताओ भाई, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, 7। क्यों? क्योंकि बता चुके हैं कि जितने डिग्री होता है, यानी जो एक्सपेंशन में अगर जो डिग्री होता है ना, जैसे कि एक्सपेंशन है रूट 2 प्लस 1 के पावर 6, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा, 7 होगा। क्यों? क्योंकि अगर तुमको यकीन ना है तो मैं बताया था x प्लस वाई के पावर में 2, ठीक है, x प्लस वाई के पावर में 2, इसको क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस में कितना लिखोगे, y स्क्वायर। नंबर ऑफ टर्म्स बताओ बेटा कितना, 3। यानी इसका डिग्री जब 2 है तो नंबर ऑफ टर्म्स आ रहा है 3। x प्लस वाई के पावर में अगर 3 होगा तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना आएगा, 4। तो ये चीज यहां तक हजम हुआ कि नहीं हुआ। अब समझना ध्यान से, अपने पास आता है क्या, मैं लिख दूं टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। गौरव बात समझ में आया, यानी x प्लस वाई के होल स्क्वायर जब करते हो तो x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, नंबर ऑफ टर्म्स कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। यानी जो डिग्री होगा ना उससे एक ज्यादा आता है। तो यहाँ पे क्या है, 6 है, तो 6 प्लस 1 कितना लिखेंगे, यानी 7। यहां तक समझ में आया कि भाई नंबर ऑफ टर्म्स जो टोटल इस एक्सपेंशन में बनेगा वो कितना बनेगा क्रिस, 7 बनेगा। अब हम लोग बात करने वाले हैं, जब इस एक्सपेंशन को देखें तो जो ये कटने के बाद जो हमारे पास आता है 2 × a आता है। a का मतलब वो सम ऑफ ऑल ऑड टर्म्स, मैं लिखूं यहाँ पे 2a, ठीक है, इसका मतलब हुआ 2 टाइम्स ऑफ a का मतलब हुआ सम ऑफ ऑल ऑड टर्म्स, सारे के सारे जितने ऑड टर्म्स होंगे ना उसका सम अपने को लिखना है। तो बता दो भाई, 2 × हाँ, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं टोटल, 7। कितने टर्म्स इसमें ऑड होंगे, अरे यार सिंपल है यार, t1 प्लस में कितना, t3 प्लस में t5 प्लस में कितना, t7। अब इसके बाद तो ब्रह्मास्त्र अपने पास है कि जितना होगा टर्म r का वैल्यू उससे एक कम, ठीक है। ये सब बात समझ में आ रहा है भाई, क्या बोले थे हम कि जितना होगा टर्म उतना होगा r का वैल्यू उससे एक होगा कम। भाई नंबर ऑफ टर्म्स इतना में क्या लिखे, 1, r का वैल्यू कितना होगा, 0। तो देखो n क्या है यहाँ पे 6 है, तो लिख दो 6c0 रूट 2 के पावर, यानी फर्स्ट टर्म के पावर में दोनों का डिफरेंस, ठीक है। और 1 लिखने का तो कोई मतलब नहीं है, 1 लिख भी दो, नहीं लिखो कोई दिक्कत है ना, कोई दिक्कत नहीं है। भाई टर्म कितना आया, 3, टर्म 3 है तो r का वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा। क्यों? क्योंकि देखना ध्यान से क्यों ऐसा होता है, देखना गौरव, जो जनरल टर्म लिखते हैं ना वो लिखते हैं tr प्लस 1 इज इक्वल टू एन सी आर, एक्स के पावर में n माइनस आर और y के पावर में r।
देखो यहाँ टर्म कितना है, r प्लस 1 है, तो यहाँ पे r जो लिखे हैं क्या एक कम लिखे हैं कि नहीं कम लिखे हैं। अगर तुमसे बोला जाएगा T5 तो तुम इसको कंपेयर कर दो ना, इसको तो r का वैल्यू कितना आएगा, 4 आएगा कि नहीं आएगा। इसका मतलब ये है कि टर्म जितना होगा r का वैल्यू उससे एक कम होता है हमेशा, है ना। तो ये चीज मैं बताऊंगा भी फिर वापस तुमको अलग से, ठीक है। पहले यहाँ पर समझना, जैसे तुम्हारा जो चीज छूटा हुआ है ना उसको यहाँ डिस्कस करेंगे बाद में। तो ये जो T1, ठीक है, 6C0 रूट 2 के पावर में 6 माइनस 0 और 1 के पावर में 0 लिख, समझ में आया। टर्म है 3, कितने r का वैल्यू होगा 2, तो लिख दो 6C2 रूट 2 के पावर में कितना, दोनों का डिफरेंस यानी 4, 1 लिखने का कोई जरूरत नहीं है। 6C कितना 4 रूट 2 के पावर में कितना, दोनों का डिफरेंस 2, 6C 6 और रूट 2 के पावर में कितना, दोनों का डिफरेंस आया। और यार सिंप्लीफाई तो करना है, इसको ध्यान से देखना। अगर तुम ध्यान से देखो तो 6C0 का मतलब होता है 1, रूट 2 का पावर 6 का मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना होगा 8 होगा, प्लस 6C2 का मतलब होता है 6 इंटू 5/2 यानी कितना आता है 15 आया। अच्छा 2 रूट 2 का पावर 4 इसका मतलब होगा 2 इंटू 2 यानी 4 प्लस 6C4 और 6C2 का मतलब होता है सेम। कैसे भाई, 6 डिफरेंट थिंग्स है, अगर 2 डिफरेंट चीजों को तुम सेलेक्ट करते हो तो 6C2 हो गया, कितने को तुम रिजेक्ट किए 4 चीजों को, इसका मतलब 6C4 की भी क्या होगा इक्वल ही तो होगा। तो इसका मतलब भी क्या होता है भाई, ध्यान से देखना। ये तो 50 लिखेंगे, रूट 2 का पावर 2 यानी कितना आएगा 2 आएगा, प्लस में इसका वैल्यू हो जाएगा 1, इसका वैल्यू हो जाएगा 1, तो 1 इंटू 1 1 हो गया। देखना ध्यान से, ये क्या आता है भाई, ये आएगा 60 यानी 8 प्लस 60 प्लस 30 प्लस कितना 1। अब अगर ध्यान से देखो तो 2 इंटू 99 आता है, इसका मतलब आंसर जो आने वाला है कैसा आने वाला है 198, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो भाई क्वेश्चन देख के भावुक नहीं होना है जल्दी से, ऐसा नहीं देखे या टूट पड़े कुछ भी लगा दिए। तो क्या है, बाइनोमियल थ्योरम का यही पढ़ने का फायदा है कि इस एक्सपेंशन को देखने के बाद अगर प्लस में है तो लिखना है a प्लस बी। भाई अगर इसके पावर में कुछ भी अपने को फर्क नहीं पड़ता, x प्लस वाई के पावर में अगर n है तो a प्लस बी लिखना है, x माइनस वाई के पावर में अगर n है तो a माइनस बी लिखना है। बात समझ में आया। तो इस तरीके से क्वेश्चंस अपन करेंगे, लिख लो अगर यहाँ तक लिखना है तो, फिर हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन देते हैं जो कि ऑलरेडी जेईई के अंदर पूछा जा चुका है। फोटो ले लो। हाँ एक क्वेश्चन देता हूं, देखना ध्यान से। द सम ऑफ द कोफिशिएंट, द सम ऑफ द हाँ कोफिशिएंट ऑफ ऑल ऑड डिग्री, ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं, है ना। द सम ऑफ ऑल ऑड डिग्री टर्म्स, ऑड डिग्री हाँ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस रूट अंडर एक्स क्यूब माइनस 1 होल रेज टू द पावर कितना 5 प्लस x माइनस रूट अंडर एक्स क्यूब माइनस 1 होल रेज टू द पावर 5। ये वाला अपने पास सवाल है भाई, और ये जो है ऑलरेडी जेईई के अंदर पूछा जा चुका है। कब पूछा गया है, जेईई मेंस 2018 के अंदर। मैं बता देता हूं, यहाँ पे लिख देता हूं, जेईई मेंस 2018 के अंदर ये सवाल पूछा गया है। देखना ध्यान से क्या अप्रोच होगा इस क्वेश्चन का और कैसे करेंगे सिंप्लीफाई। अपने पास अगर तुम ध्यान से देखो तो एक्सपेंशन का जो शकल है ना वही है, वही सेम एज इट इज दिख रहा है, देखो ध्यान से देखना, a प्लस बी a माइनस, हाँ a प्लस बी और a माइनस बी। देखो ना, इसको पहचानो ना, ये क्या है a है, ये क्या है b है। मतलब हम ये बोले थे कि x प्लस वाई के पावर में अगर n होगा तो बोलना है a प्लस बी, x माइनस वाई के पावर में अगर n होगा तो बोलना है a माइनस बी। तो क्या लिखेगा इसको, बोलो a प्लस बी लिखोगे, ठीक है। और माइनस सॉरी प्लस है यहाँ पे क्या लिखोगे बेटा, बोलो a माइनस बी। और अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ से कटने की आवाज आएगा, आया रहा है, क्या आया 2a आया। और इस a का मतलब तो पता है कि सम ऑफ ऑल आवर टर्म्स। अब सुनना, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा, पहले ध्यान से देखना, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। गौरव बताओ 6, क्यों, क्योंकि इंडेक्स से एक ज्यादा होता है, यानी 5 प्लस 1, इसका मतलब हुआ कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आया 6, ठीक है अंश। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना आया
6 आ गया अपने पास। अपने को क्या फाइंड करना है भाई? सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट ऑफ सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ ऑल ऑड डिग्री टर्म्स। भाई जितने ऑड डिग्री आएंगे ना इस एक्सपेंशन के अंदर उसके कोफिशिएंट का सम करना अपने को। तो काम बड़ा सिंपल है। जेई के अंदर 2018 के अंदर पूछा गया, तो इसका मतलब इस टाइप का पैटर्न जो बना हुआ है 2019 में पूछा गया था, सम ऑफ ऑल ये इवेंट टर्म्स का सम है ना, यानी जितने इवेंट टर्म्स होंगे कोफिशिएंट उसके सम फाइंड करना था। अब सुनना ध्यान से, इस एक्सपेंशन को देख के लिखा है a प्लस बी, इसको देख के लिखा है a माइनस बी, आया 2a आया है ना। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है धनंजय? 6। अब क्या मैं ऐसा लिख दूं 2a, इसका मतलब हुआ 2 इंटू a का मतलब क्या हुआ? सम ऑफ ऑल ऑड टर्म्स। अब बताओ अब क्या किया जाए? अब अगर पता है कि भाई टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 6 है तो ऑड टर्म्स कितने होंगे भाई? t1 प्लस में t3 प्लस में कितना? t5। यही तो ऑड टर्म्स होंगे भाई। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 6। ऑड क्या होंगे? t1 t3 और t5। अब ध्यान से देखना, अब अपने को जुगाड़ पता है, जितना होगा टर्म आर का वैल्यू होगा उससे एक कम। तो भाई टर्म कितना है? n क्या है? ऊपर देखो n 5 है, तो लिखेंगे इस तरीके से 5c0। अच्छा ये क्या है? x, पहला टर्म है x के पावर में कितना? दोनों का डिफरेंस यानी 5। अच्छा रूट अंडर x क्यूब माइनस 1 के पावर में कितना लिखोगे? 0 आया। ये हजम हुआ कि नहीं हुआ भाई? x प्लस वाई के पावर में n जब लिखते हैं तो उसका जनरल टर्म होता है NCR, x के पावर में n माइनस आर और y के पावर में r, यानी फर्स्ट टर्म के पावर में दोनों का डिफरेंस और सेकेंड टर्म के पावर में r आया। दूसरा बात, टर्म 3 है, r का वैल्यू कितना होगा? एक कम यानी 2 है ना। तो हम लोग लिखेंगे ऐसे 5c2, x के पावर में दोनों का डिफरेंस यानी 3, ठीक है, और यहां पे आएगा रूट अंडर x क्यूब माइनस 1, ठीक है। इसके पावर में कितना करोगे? 2 कर दो प्लस में। अब देखना भाई टर्म कितना है? क्रीज 5, r का वैल्यू बताओ 4 है ना। तो लिखेंगे 5c4, x के पावर में कितना? 1 का डिफरेंस और रूट अंडर x क्यूब माइनस 1 के पावर में कितना आएगा? यानी 4 आएगा। देख लो ध्यान से। अब यहां से तो पता है कि करना क्या है। 5c0 का वैल्यू कितना होता है धनंजय? 1। इसका वैल्यू तो 1 आ जाएगा है ना। अच्छा x के पावर में लिख दो 5, ठीक है, इसका वैल्यू तो 1 है, तो ये तो पता है कि ये 1 हो जाएगा। भाई कोई भी चीज के पावर में 0 होता तो 1 ही तो आएगा। अब देखना ध्यान से, 5c2 का मतलब क्या होता है? 5 इंटू 4/2 यानी 10, ठीक है। x के पावर है 3 और यहाँ पे ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट टकराएगा तो उड़ जाएगा कि नहीं उड़ जाएगा? तो क्या मिलेगा भाई? अपने को मिलेगा x क्यूब माइनस 1 प्लस में 5c4 का वैल्यू होता है 5c1 और 5c4 दोनों इक्वल होंगे, तो इसका मतलब होगा 5 इंटू आया x। ये देखो ना, ये क्या है? पावर में है 4, ये है पावर में 1/2, तो ये 4/2 कितना आएगा? 2 आएगा, यानी ये बचेगा x क्यूब माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहां तक बताओ, कोई किसी को दुख तकलीफ है तो बता दो भाई। यहां तक चीज समझ में आया ना? ठीक है। 2 टाइम्स ऑफ, यहां पे मैं लिखूंगा x रेज़ टू पावर 5 प्लस में ये लिख देंगे 10 x के पावर कितना? 6 माइनस क्या? 10x क्यूब। कोई दिक्कत बताओ? नहीं है ना। x ये वाला पावर क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। अब देखना बात आगे बढ़ती है भाई। 5 इंटू 5x है यहाँ पे, इसका ओपन कर दो तो ये आ जाएगा क्या? x के पावर 6 प्लस में 1 माइनस कितना आएगा? 2x क्यूब आएगा। देख लो ध्यान से, यहाँ तक देख लो, किसी को कोई दुख तकलीफ हो बता दो। और सिंप्लीफाई कर दो इसको तो 2 इंटू x के पावर में क्या लिखोगे? 5 प्लस में 10x के पावर 6 लिखोगे, 10 इंटू x के पावर 6 माइनस लिखोगे 10x क्यूब, ठीक है, और प्लस में 5x के पावर में 7 प्लस में 5x लिखना है और माइनस 10x के पावर में 4। अपने को क्या लाना था बेटा? बोलो कौन कौन बताएगा? अपने को फाइंड करना था ऑड टर्म्स का सम, सॉरी हाँ ऑड टर्म्स का कोफिशिएंट का सम। तो कितने कितने ऑड टर्म है? ये इवन है, इसके से लेना देना है क्या? नहीं है। जहां जहां इवन है उसको उड़ा दो पहले, इससे लेना देना है नहीं है। अब तुम ध्यान से देखोगे ना तो ऑड टर्म्स का यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है भाई? ऑड है ये, इसका कोफिशिएंट 1 है। यहाँ पे ऑड है, हाँ x के पावर 3 है, तो कितना आएगा कोफिशिएंट? -10 आएगा। ये ऑड है, हाँ ऑड तो है, कोफिशिएंट कितना आएगा? +5 आएगा। ये भाई x के पावर जो है 1 है, तो ये भी याद रखना, इसको मत काट देना। 5 आया। अब देखना मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ 2 टाइम्स ऑफ, बोलो सम बोलो क्या क्या है नीचे में? देखो 1 -10 प्लस 5 प्लस में 5 आया, हो गया ना।
अब अगर ध्यान से देखो तो 5 + 5 कितना होगा 10, 10 - 10 क्या होगा उड़ जाएगा, तो क्या आएगा 2 × 1 क्या आता है 2। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। क्या करना था अपने को फाइंड करना था द सम ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ ऑल ऑड डिग्री टर्म्स, जितने ऑड डिग्री टर्म्स आएंगे उसके कोएफिशिएंट का सम फाइंड आउट करना था। बड़ा सिंपल था, इस तरीके से करते हैं। तो आई होप ये चीज समझ में आ गया होगा, है ना। ऑन करो ना। तो अब हमारा जो नया हेडिंग है क्या है भाई, टू डिटरमाइन ए पर्टिकुलर टर्म, है ना। अपने में इसमें क्या करना होता है, जैसे कि एक्सपेंशन तो दिया होगा क्वेश्चन में, अपने से पूछेगा कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 3 फाइंड कीजिए, कोएफिशिएंट के पावर कोएफिशिएंट ऑफ x के पावर 9, कोएफिशिएंट ऑफ x के पावर -5, इस तरीके से देगा और एक्सपेंशन दे रखा होगा। तो हमें इसीलिए हेडिंग लिखा गया टू डिटरमाइन ए पर्टिकुलर टर्म, एक खास तरीके के टर्म के बारे में हमसे बोलेगा फाइंड आउट करने के लिए। तो क्या हम फाइंड आउट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, हाँ बिल्कुल कर पाएंगे। तो ये जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे लिख लेना 90% चांस, हाँ बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बारे में खुलकर चर्चा करने वाला क्वेश्चंस जो है इससे बाढ़ लगा हुआ है भाई। अगर तुम देखोगे ध्यान से प्रीवियस ईयर पलटा के तो बहुत सारा क्वेश्चंस आ रखा है। तो सबसे पहले हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन लिखेंगे और उस क्वेश्चन के हेल्प से इस कॉन्सेप्ट को क्या करेंगे भाई, क्लियर करेंगे। समझना ध्यान से, मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ पहले, और क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ कहानी नहीं है, चीज़ें समझ में आ जाएगी। देखना पहला एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जिसमें ये चीज़ एक्सप्लेन करूँगा। x² - 2x 2/x के पावर 9 है भाई, ये एक्सपेंशन दे रखा है, ठीक है। और इसमें 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है विच कंटेंस x⁻³ -3, ठीक है, x⁻³ टर्म, पहला बात। दूसरा पॉइंट देखना भाई, इसमें दूसरा दे रखा है विच टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, क्या बोला, विच टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, ये क्वेश्चन है। तीसरा नंबर है फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 6, फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 6 है। और अगर बात करें लास्ट पॉइंट का, विच टर्म कंटेंस x⁻10। भाई अपने पास क्या है, एक एग्जांपल है अपने पास x² - 2/x होल ⁻9, ये एक एक्सपेंशन दे रखा, अपने को फाइंड करना विच कंटेंस x के पावर -3 टर्म। दूसरा विच टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, स्लोली बात करते हैं। सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, बाइनोमियल थ्योरम में सबसे पहले हमें क्या लिखना आना चाहिए, जनरल टर्म। इसका जनरल टर्म लिखो, ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं। अगर तुम ध्यान से देखो तो इसका जनरल टर्म कितना होगा, बोलो 9CR। पहला वाला टर्म क्या है, x² है, अरे यार पहला वाला टर्म x² है, इसके पावर में दोनों का डिफरेंस यानी 9 - R -2/x के पावर में क्या आएगा, बोलो R। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इस तरीके से लिखा है, इसको और थोड़ा सा एक्सपेंड करो, अच्छा लगेगा, है ना। 9CR x, अच्छा ये जो कांस्टेंट है ना इसको मैं इस साइड में ले लेता हूँ, कोई दिक्कत, -2 के पावर R, ठीक है। ये क्या है, x के पावर में बोलो बेटा कितना आएगा, 18 - 2R आएगा कि नहीं आएगा, हाँ 18 - 2R आएगा। अच्छा ये जो है ना 1/x के पावर में R है, x को ले जाओ ऊपर में तो x के पावर कितना आएगा, -R आएगा। और हमें पता है कि जब बेस सेम होता है तो पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है ना। तो ये लिख देंगे -R, लिख दो डायरेक्टली, समझ जाओगे। अब अपने से ये है हमारा क्या, जनरल टर्म ऑफ दिस एक्सपेंशन। अब इसमें बोला गया विच कंटेंस x के पावर -3, क्या बोला गया, विच कंटेंस x के पावर -3, यानी x के पावर में ये जो भी आया है ना इसको -3 के बराबर क्या करो, इक्वेट कर दो, बराबर कर दो ना। r का वैल्यू पता चल जाएगा, r का वैल्यू उठा के यहाँ चिपका देना है। तो भाई देखो ध्यान से मैं लिखता हूँ 18 - कितना लिखूँ, 3R = कितना, -3, कोई दिक्कत। ये आएगा 21 = कितना आएगा, ये 76 3R। R का वैल्यू कितना आता है, यहाँ से 7 आता है, इस 7 को उठा के पटको, यहाँ पे क्या आएगा, ये 9C7 -2 का पावर कितना, 7। बस ये हो गया हमारा आंसर। यहाँ तक चीजें समझ में आया कि नहीं आया, पहला जो प्रश्न था उसका आंसर मिल गया। दूसरा बोला गया विच टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ x,
यहाँ थोड़ा कहानी जो है लंबी हो सकती है भाई। इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब क्या होगा, x जो है इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब हुआ कि x के पावर क्या रहा होगा, 0। सिंपल है। यानी जो ये -3 था ना, अब ये क्या हो गया, 0 हो चुका है। इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब होता है x रेज़ टू द पावर 0। x के पावर में कितना था, 18 माइनस, मैं इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, तो यहां पे लिखेंगे 18 माइनस 3 यार किसके बराबर होगा यार, बोलो बोलो बोलो, 0 के बराबर है ना। 18 माइनस 3 यार किसके इक्वल किया, 0। क्यों किया, क्योंकि बोला गया टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, यहां बोला था x के पावर -3, तो -3 को इक्वेट किया था। r का वैल्यू कितना आता है बच्चे, बोलो 6 आएगा। इस 6 को उठाओ, कहां उठाएगा पट को, फिर से जनरल टर्म में, तो ये बन जाएगा 9c6, ठीक है। -2 के पावर कितना आएगा, 6, हो गया बस, ये था। तो क्या लिखा, विच टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, यहां तक समझ में आ गया होगा। अब देखना भाई क्या बोला, फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ x के पावर 6, फिर से बोला क्या, कोएफिशिएंट ऑफ x के पावर 6, ये क्या करोगे, लिखोगे 18 माइनस 3 यार, क्योंकि x के पावर में आया है 18 माइनस 3 यार, x के पावर में कितना है, यहाँ पे 6 है, दोनों को इक्वेट कर दो। आ रहा है बात समझ में, तो इसको 6 के बराबर करेंगे तो यह आ जाएगा 12 = 3 यार, r का वैल्यू कितना आता है, यहाँ से 4 आता है, इस 4 को उठाओ और रखो, तो ये बन जाएगा 9c4 और -2 का पावर कितना, 4। आया बात समझ में, ठीक है। अब देखना लास्ट, विच टर्म कंटेन्स x के पावर 10, इसका मतलब ये है थर्ड नंबर का आंसर, ये है सेकेंड नंबर का आंसर, सॉरी सेकेंड नंबर है ना, और ये फर्स्ट वाला भाई पॉइंट नंबर, सॉरी अब बोलो फोर्थ नंबर वाला। फोर्थ नंबर में बोला गया विच टर्म कंटेन्स x के पावर 10, इसका मतलब है कि 18 माइनस 3 यार किसके बराबर हो जाएगा, ये होगा 10 के बराबर, तो 8 बराबर कितना है, 3 यार। r का वैल्यू कितना आता है भाई, बोलो बोलो बोलो, ये आता है 8/3। क्या ऐसा कभी दुनिया में हुआ है कि r का वैल्यू फ्रैक्शन में आता है, नहीं हो सकता ना यार, r का वैल्यू फ्रैक्शन में कैसे हो सकता है, क्या आपने ऐसा हो सकता है कभी भाई, तुम देखो ना ध्यान से, क्या ऐसा लिख सकते हो 5c 3/4, नहीं हो सकता ना यार। 5 चीजों में से 3/4 चीज कैसे ले सकते हो, 3/4 नहीं ले सकते। तो इसीलिए n और r हमेशा एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू r होना चाहिए। ये कंडीशन ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं कि इन केस ऑफ NCR n इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू r एंड बोथ शुड बी नेचुरल नंबर। n एंड r क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो n और r कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है और फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है। फैक्टोरियल को डिफाइन होने के लिए नेगेटिव और फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। आया, ठीक है। तो यहाँ तक चीज़ समझ में आ गया। अब हम लोग एक एग्जाम्पल करेंगे जो कि जेई का क्वेश्चन होगा और इसी से इस कॉन्सेप्ट को क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। तो देखना ध्यान से, लिखो अब बात करने वाले हैं यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल, जो कि कहाँ जेई के अंदर ऑलरेडी पूछा जा चुका है। देखना इसमें बोला गया, क्या बोला गया भाई, सुनना, फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर 39, ठीक है अंश बाबू, हाँ, इन द एक्सपेंशन ऑफ ये है भाई अपने पास x के पावर 4 माइनस 1/x के पावर 3 होल पावर कितना 15, और ये ऑलरेडी जेई मेंस 2002 के अंदर पूछा जा चुका है। तो देखना ध्यान से, मैं लिख भी देता हूं यहाँ पे ताकि तुमको यकीन हो जाए कि ये ऑलरेडी जेई के अंदर कब पूछा गया भाई, 2002, हाँ जेई 2002 के अंदर पूछा गया, ठीक है। देखना बात करते हैं इस क्वेश्चन की, कैसे करेंगे और क्या प्रोसेस होगा। सबसे पहले तो अपने को कुछ नहीं करना है, एक काम तो करना ही करना है भाई, क्या, जनरल टर्म लिखना आना चाहिए बाइनोमियल थ्योरम के अंदर। और जनरल टर्म हम लोग लिखना जानते हैं, क्या गौरव कुमार, जानते हो कि नहीं जानते हो, हैं नहीं जानते हो भाई। देखो ना x प्लस वाई के पावर में अगर n है तो जनरल टर्म क्या होता है भाई, tr प्लस 1 इज इक्वल टू होता है ncr। पहला टर्म क्या है x, पावर में दोनों का क्या डिफरेंस n माइनस r, और y के पावर में क्या r। यही काम तो करते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, अगर अंश तुम यहाँ पे ध्यान से देखो तो मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे, जनरल टर्म लिखने वाला हूँ। देखना ध्यान से भाई, जनरल टर्म क्या होगा इसका, बोलो 15 से यार यथार्थ शर्मा, बोलो जनरल टर्म क्या लिखोगे, 15, हाँ लिखोगे 15cr। पहला टर्म क्या है x के पावर 4 और इसके पावर में क्या होगा 15 माइनस r।
यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। अब जो दूसरा है क्या लिखोगे? 1/x³ के पावर में कितना लिखोगे? r। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है भाई। जनरल टर्म वही होता है एनसीआर, फर्स्ट टर्म के पावर में दोनों का डिफरेंस और सेकंड टर्म के पावर में r, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखना भाई इसको और थोड़ा सा सजा दो। 15CR, ये जो कांस्टेंट है ना इसको ले लो इधर, -1 के पावर में कितना r। अब आए इसके बाद बार करें भाई a के पावर m होल पावर n, क्या होता है? a के पावर m इंटू n होता है। तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा x के पावर में 60 - 4r आएगा बेटा। अब एक चीज देखना, ये आएगा यहाँ बचेगा, ये तो -1 ले चुके हैं ना, तो यहाँ बचेगा 1/x³ के पावर में r, और इस x³ को जैसे तुम ऊपर उठाओगे तो x के पावर -3 आएगा, और x के पावर -3 इंटू r तो -3r, और जब बेस सेम होता है तो पावर क्या होता है? ऐड हो जाता है। तो क्या मैं ऐसे कर दूं -3r, डायरेक्टली समझ जाओगे? कोई दिक्कत? नो सर। अब भाई अपने से क्या बोला गया देखो, क्वेश्चन में देखो धनंजय, क्वेश्चन में देखो तो क्या बोला है? अपने को क्या फाइंड करना है? कोफिशिएंट, है ना? अपने को फाइंड करना है कोफिशिएंट। अब कितना? x के पावर 39। तो 39 अगर फाइंड करना है तो तुम ध्यान से देखो, मैं क्या करूं, इसको इस चीज को उठा के 39 के इक्वल कर दूं। क्यों? अरे यार यही तो है, x के पावर 39 है यहाँ पे, x के पावर क्या? ये वाला चीज है। तो मैं क्या करता हूं, ले लेता हूं कितना? 60 - 7r इज इक्वल टू कितना लिखोगे? सर बोलो 39, है ना? अब क्या करना भाई, 7r इज इक्वल टू कितना आएगा? 21 आएगा। r का वैल्यू कितना आया? 3। और जैसे ही तुमको r का वैल्यू पता चल गया तो क्या तुम वैल्यू उठा कर नहीं रख सकते हो? हाँ यार क्या है, इस r का वैल्यू उठा के कहाँ रख दोगे? इस गरीब को दे दो। दिया तो क्या बनेगा? देखो ध्यान से, r का वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दो, जनरल टर्म बन जाएगा 50c3, ठीक है? -1 के पावर कितना बनेगा? 3, और 15c3 का वैल्यू दुनिया जानती है कितना होता है भाई? 15 × 14 × 13 डिवाइड बाई 3 का फैक्टोरियल का मतलब होता है 6, और -1 के पावर 3 कितना होता है? -1। और अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर कितना आएगा? 455 -455 विल बी योर आंसर। बस। तो कंसेप्ट बड़ा सिंपल होता है। इस टॉपिक से जो है, जो हेडिंग है हमारा टू डिटरमाइन ए पर्टिकुलर टर्म, इससे जो है क्वेश्चंस भरा हुआ है, पूरा बाढ़ लगा हुआ है क्वेश्चंस का। तुम देख लेने एक बार प्रीवियस से पलटा के, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है मैं बता चुका हूँ। तुमसे बोलेगा कि फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ दिस इन द गिवन एक्सपेंशन। एक एक्सपेंशन दिया रहेगा, उसमें पूछेगा कि कोएफिशिएंट बताइए कि इसका कोएफिशिएंट कितना होगा। तो क्या तुम फाइंड नहीं कर लोगे? कर सकते हो ना? ठीक है, आगे बात बढ़ाएं। चलो लिखो। अब जो दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x⁴ इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x⁴ इंटू 1 + x²⁵ भाई पहले क्या था, एक एक्सपेंशन हुआ करता था अपने पास, है ना? हम लोग क्या करते थे, जनरल टर्म लिखते थे, और जो चीज कोएफिशिएंट जिसके पावर में पूछा जाता था उससे कंपेयर करके r का वैल्यू फाइंड आउट करते थे, r का वैल्यू उठा के चिपका देते थे, काम हो जाता था। अब वैसा नहीं होने वाला है। यहाँ पे क्या है भाई, 2 एक्सपेंशन है। कितना एक्सपेंशन है भाई? 2। अब तुम मिलिंद भाई अगर क्या फाइंड करना, फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ x⁴ इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। 2 अपने पास क्या आ चुका है? एक्सपेंशन आ गया, 2 एक्सपेंशन आ गया, है ना? तो इस केस में क्या करेंगे, सबसे पहले समझना ध्यान से, पहला मेथड मैं बताया था, उसके बाद दूसरा मेथड बताऊंगा। ठीक है, पहले इसको एक्सपेंड करो तो आएगा 4c0, 1 के पावर में लिखने का मतलब नहीं, x के पावर 0 आएगा। 4c कितना लिखोगे? 1, x के पावर में 1, 4c2 x के पावर में 2, और 4c3 x के पावर में कितना? बोलो x के पावर 3, और 4c4 x के पावर में 4। यहाँ तक कोई विद्यार्थी ऐसा जिसको दिक्कत हो बता दो, नहीं है ना भाई? अब बात करने वाला है इसके बारे में। 5c कितना? 0, x² के पावर में कितना? 0 लिखे। उसके बाद से लिखोगे 5c1, ठीक है, x² के पावर में कितना? 1 लिखोगे तो ये रहेगा ऐसे ही। 5c1 x² के पावर में कितना लिखोगे? 2 लिखोगे, है ना? अब लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ से देखना ध्यान से, क्यों नहीं लिखने की जरूरत मैं बता रहा हूँ। कोएफिशिएंट कितना फाइंड करना अपने को? अरे यार कोएफिशिएंट अपने को पता करना है x के पावर 4। तो सुनना ध्यान से, x के पावर 4 चाहिए, यहाँ पे क्या है? 0। इधर से क्या करता हूँ, 4 ले लेता हूँ, 4 यहाँ पे आएगा। देखो x के पावर 4 आएगा कि नहीं आएगा? तो मैं ले लेता हूँ ऐसा 4c0 इंटू में वहां से ले लो कितना? 5c कितना है? देखो 1, 5c1, कोई दिक्कत भाई? और अपने पास चॉइस है, अगर मैं यहाँ से 1 ले लूँ x के पावर 1, तो अपने को कितना चाहिए? x के पावर 3 चाहिए। देखो इधर देखो, x के पावर अगर 1 लेते हैं इधर से
तो x की पावर कितना चाहिए, 3 चाहिए, जो कि 3 है नहीं। अरे यार क्या इसमें कोई डाउट है? 5C2 होगा। हाँ 5C2 होगा, सॉरी ये क्या होगा भाई 5C2 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x की पावर 4 था ना, तो ये 2 आएगा ना। अब समझना ध्यान से, अब मुझे चाहिए x की पावर 4 चाहिए कोएफिशिएंट। भाई अपने को फाइंड क्या करना है, x की पावर 4। तो x की पावर 4 यहाँ से अगर 1 लेते हो तो इधर से कितना लेना पड़ेगा, 3, जो कि 3 मौजूद नहीं है, इसका मतलब इसका यूज नहीं है। भाई x की पावर 2 ले लेता हूँ, इधर से कितना ले लूँ, 2। तो देखना मैं वैसे नहीं लिखूंगा, पहला चीज तो ये ले लिया, x के पावर 0 लिया, तो x के पावर यहाँ से 4 ले लिया, समझ में आया? अब देखना दूसरा बात, x के पावर में कितना लेता हूँ, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है ये, अरे x के पावर में 2 है ना, तो इधर x के पावर कितना है, 2 है। दोनों को एक साथ कर लो भाई, कितना लिखोगे, 4C2 इंटू में कितना 5C1, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखना ध्यान से, अब अपने को टोटल चाहिए 4 कोएफिशिएंट। x के पावर अगर तुम 3 लोगे तो x के पावर उधर से कितना लेना पड़ेगा, 1, जो कि है ही नहीं है ना, तो 1 नहीं है। तो इसका मतलब है कि इसको लेने का कोई मतलब नहीं है। x के पावर अगर 4 ले लूँ यानी 4C4 लेता हूँ, x के पावर 4 है तो कितना लेना पड़ेगा, 0, तो यही तो है 0, यानी 5C0 आया समझ में। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे ना तो आंसर तुम्हारे पास आ जाएगा। 5C2 का मतलब कितना होता है, 5 × 4/2 यानी 10 आया। 4C2 का मतलब होता है 6 इंटू में कितना 5, और इसका मतलब हो जाएगा 1, इसका मतलब हो जाएगा 1 यानी 1, ये आएगा 41 आया। देख लो 30 + 10 40 + 1 41 आया भाई। ये होता है मेथड 1। हम लोग जो है ना, ये होता है मेथड ऑफ 1, लेकिन जो सिंपल तरीका है ना, जो टेक्निक 2 है वो बड़ा सिंपल है। हम लोग इस तरीके से नहीं करेंगे। ऐसा क्यों नहीं करेंगे, इसका रीज़न है क्योंकि यहाँ पे x के पावर 4 पूछा है। अगर पूछ देगा ना x के पावर 100 तो हालत खराब हो जाएगा एक्सपेंशन को खोलते खोलते। तो हम ऐसा अप्रोच लगाएंगे ही नहीं। हम क्या करने वाले, कुछ ऐसा ट्रिक्स अपनाएंगे जिसके हेल्प से इसको क्या हो, आसानी से सिंप्लीफाई कर पाए। देखना ध्यान से, मैं लिखने वाला हूँ, रफ कर दूँ। ये चीज समझ में आया भाई? इसको एक्सपेंड कर दिया, इसको एक्सपेंड कर दिया, और चेक कर लेंगे इस तरीके से। अपने को चाहिए x की पावर 4, तो इधर 0 है तो इधर से 3 ले लो, सॉरी 4 ले लो, इधर 1 है तो इधर से 3 चाहिए। इस तरीके से कर लेना है कंबाइन, जो भी है इसका एक्सपेंशन खोलने के बाद ही पता चलेगा। अब मैं टेक्निक 2 की बात करने वाला हूँ, ठीक है? देखना ध्यान से, मेथड 2 ये होगा हमारा क्या भाई, ट्रिक्स होगा। इसको याद रखना है और इसी तरीके से करना है हमारा। जो हम अगर मेरे से पूछोगे सर कौन सा मेथड जो है प्रीफर करना चाहिए, तो मेथड 2 प्रीफर करना हमेशा। क्या बोला गया भाई, ये 2 एक्सपेंशन है, तो क्या मैं इसके लिए ऐसा लिख दूं 4CR1, बोलो इंटू में कितना x पावर R1, कोई दिक्कत नहीं है ना यार, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए एक्सपेंशन जब लिखोगे आंसर क्या लिखोगे, 5CR2 x स्क्वायर के पावर में R2, कोई दिक्कत नहीं है ना, नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको ऐसे लिखा, इसको ऐसे लिखा। अब कुछ लोगों के दिमाग में चल रहा होगा, चिंगारी उठ रहा होगा कि सर R1 R2 क्यों लिए, R1 R2 इसीलिए तो लिए है यार, 2 अलग अलग एक्सपेंशन है तो दोनों में तो डिफरेंशिएट होना चाहिए ना भाई, पता तो चलना चाहिए कि भाई R1 किसके लिए R2 किसके लिए है। हाँ, एक ही शकल अगर दे दोगे तो फिर आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, R1 किसका है, सॉरी R किसका है, ये R किसका है ना। तो इस तरीके से लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है भाई। कांस्टेंट वाला को बचपन से हम लोग आदत है कि एक तरफ करते हैं, 5CR2, कोई दिक्कत। अब देखना यहाँ पे है मुद्दे की बात, x के पावर में कितना आया बेटा, बोलो R1, x के पावर में कितना आया 2R2, तो इसको क्या करो, जोड़ दे, अच्छा लगेगा। चलो ऐसे लिख देता हूँ, तुम लोगों को भरोसा नहीं है, ऐसे नहीं लिख सकते, 2R2 लिखा, ऐसा कोई दिक्कत। अब देखना थोड़ा सा और बात बढ़ा दो, 4CR1 इंटू में यश शर्मा कितना आया 5CR2, x के पावर में कितना आया, x के पावर में लिख दो R1 + 2R2 ना, क्योंकि जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है। अब बात है मुद्दे की, क्या है भाई, मुद्दे की। देखना क्या पूछा गया हमसे, फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ x के पावर 4, x के पावर 4 पूछा गया है। x के पावर क्या आया यहाँ पे, R1 + 2R2 आया है। तो क्या मैं ऐसा लिख दूं R1 + 2R2 किसके बराबर, 4 के इक्वल, क्योंकि बोला गया है कि x के पावर इतना, x के पावर यहाँ पे आया हुआ है। हम क्या करने वाले हैं, R2 = लिख देंगे 4 - R1/2। अब कितने लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, सर आप डायरेक्टली क्यों नहीं लिख दिए 4 - R1, 4 = तो लिख दिए 4 - R2 लिख सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होगा, R1 का वैल्यू रखेंगे, R2 का वैल्यू आएगा, यानी R1 का वैल्यू इनपुट देंगे तो R1 का वैल्यू क्या मिलेगा, आउटपुट के तौर पे मिल जाएगा। तो हम लिखने वाले हैं ऐसा, कैसा भाई, ऐसा R1 R2, ठीक है। देखते हैं क्या क्या पॉसिबल वैल्यू होगा भाई। R1 की जगह पे 0 रखो,
यहाँ पे रखो 0 रखो तो 0 रखोगे तो क्या आएगा 2। R1 की जगह पे 1 रखो, क्या आएगा R2 का वैल्यू 3/2। क्या पॉसिबल है? फ्रैक्शन वैल्यू तो पॉसिबल ही नहीं है ना, R का वैल्यू फ्रैक्शन हो ही नहीं सकता। R1 का वैल्यू रख दो कितना 2 रखोगे तो कितना आएगा 2 रखोगे तो ये आएगा 1 भाई 4 - 2/2 यानी 2। अब सॉरी 2/2 1 आ जाएगा। तीसरा पॉइंट रखो, R1 का वैल्यू 3 रखो, क्या आएगा 1/2 नहीं चलेगा। R1 का वैल्यू तुम रख दो 4, जैसे ही 4 रखोगे तो तुमको दिखाई देगा कुछ, क्या दिखाई दिया 0। और यही तो R1 R2 का पॉसिबल वैल्यूज है। और जब पॉसिबल वैल्यू पता चल गया तो रख दो उठा के यहाँ पे, इस एक्सपेंशन में यहाँ पे रख दो, उठाओ और R1 R2 का वैल्यू यहाँ चिपकाओ। जैसे ही यहाँ चिपकाते हो तो 4C0 5C कितना 2 प्लस में 4C2 5C कितना 1 4C4 और 5C 0। और अगर तुम ध्यान से देखोगे ना 5C2 का मतलब होता है 10, 4C2 का मतलब 5C1 का मतलब क्या होता है 30, इसका मतलब होता है 6, इसका मतलब होता है 5 आया। और अच्छा इसका वैल्यू क्या होगा भाई, इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1। क्या आंसर सेम आ रहा है या अलग? सेम आंसर तो आ रहा है यार, यही अप्रोच। और देखना सेम एक्सपेंशन R1 R2 का जो वैल्यू है ना सेम वही सा है। यानी अगर तुमको 3 एक्सपेंशन दे दिया जाए और तुमसे पूछा जाए x⁴ का कोफिशिएंट फाइंड करो, क्या कर सकते हो? हाँ कर लेंगे। कैसे? अरे अप्रोच सेम रहेगा ना यार। R1 R2 R3 हाँ R1 R2 R3 तीनों के लिए अलग अलग R1 ले लेंगे, R ले लेंगे, एक में R1 ले लेंगे, एक में R2, एक में R3, तीनों के लिए क्या करेंगे एक इक्वेशन तैयार करेंगे, काम हो जाएगा। बात यहाँ तक खोपड़ी में गया कि नहीं गया? तो कर सकते हो ना इस तरीके से, ठीक है लिख लो। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। अब समझना ध्यान से, क्या फाइंड आउट करना है? द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, इसका मतलब अंश क्या होता है? इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब होता है x के पावर 0। यहां तक तो चीज समझ में आता है कि भाई इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब ही होता है x के पावर क्या 0। अब समझना ध्यान से, अपने पास जो एक्सपेंशन दे रखा है, तो देखो कभी कभी जो क्वेश्चन है ना, ये जो जेईई मेंस 2013 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन जो है लॉजिकली बड़ा सिंपल है, लेकिन क्या होता है ना कुछ लोग जो है भावनाओं में क्या करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस को सॉल्व कर देता है। क्वेश्चन देखा नहीं और टूट पड़ा भाई, क्वेश्चन देखकर टूट नहीं पड़ना है। क्वेश्चंस को देख के पहले आइडेंटिफाई करना क्या ये बाइनोमियल के फॉर्मेट में है, नहीं है ना भाई। देखो ना यार ये इस तरीके से कॉम्प्लिकेटेड टर्म है, ये बाइनोमियल है ही नहीं पहले। तो इसको क्या करना है, पहले सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई करने के बाद हम लोग क्या करना है, अपना जो अप्रोच होता है यानी जनरल टर्म लिखना है, और उसको किसके इक्वेट करना है, 0 के इक्वेट। R का वैल्यू पता चल जाएगा, R का वैल्यू पता चलने के बाद उठा के रख देना है, काम हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है भाई, क्वेश्चन देख के टूट नहीं पड़ो, क्या करना है पहले इसको सिंप्लीफाई करो। क्या ये x + 1 है, यहाँ पे ये वाला चीज है x - 1 है डिवाइड बाई दिस 1। अब ये जो क्वेश्चन आया था ना जेईई मेंस 2013 में, उस टाइम जो है क्या हो गया भाई, बहुत लोगों के दर्द देखे गया। ये क्वेश्चन बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। क्यों क्वेश्चन है, मतलब देखने में डिफिकल्ट है, बाकी क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल है, लेकिन बहुत ही कैसा है भाई नहीं सिंपल है। देखो ना ध्यान से, मैं बताता हूँ कैसे करना है। करना क्या है, देखो एक चीज देखना, अगर कुछ चीजें चमक जाएगा ना तो काम हो जाएगा। x के पावर में 2/3, x के पावर 1/3, ये 1। इसको देख के समझ में आना चाहिए कि यानी AQ + BQ अगर कर दे तो उसको लिख सकते हैं A + B इंटू में A² - AB + B² कर सकते हैं। तो इसको मैं क्या करता हूँ देखना ध्यान से, ये x है भाई, x के पावर में 1/3, इसके पावर में ऐसा 3 लिख दो तो बुरा तो नहीं मानोगे, नहीं मानोगे ना यार। अरे ऐसा लिख दिया। अच्छा ये 1 को क्या लिख दो, 1 के पावर में 1/3, इसके पावर में 3, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखना इसको ऐसा क्यों किया, कौन बताएगा ऐसा क्रिएट क्यों किया? क्योंकि AQ + BQ बनाया ताकि कुछ ना कुछ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से कैंसिल आउट हो जाए, तो हमारा काम हल्का हो जाएगा, है ना। ध्यान से देखना, आप यहां तक चीजें समझ में आया। डिवाइड बाय क्या करोगे, x के पावर 2/3 एंड -x के पावर 1/3 प्लस में क्या करोगे 1। अब अगर एक और चीज देखो ध्यान से अंश, क्या इस x को लिख दूं मैं √x का होल स्क्वायर, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। 1 को लिख दो 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय ये x है और ये क्या है √x है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा इसके पावर में कितना है 10। अब देखना ध्यान से, आगे बात बढ़ रही है भाई। अब AQ + BQ का फार्मूला जो है आधी जनता को याद नहीं है, 2-3 तरीके के फार्मूला होते हैं। AQ + BQ होता है A + B का होल क्यूब - 3AB × A + B, वो वाला फार्मूला होता है। एक और फार्मूला होता है अपने पास A³ + में B³, ये होता है A + B दोनों का सम भाई, यहाँ प्लस है तो लिखो प्लस,
अब क्या करना है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस में कितना बी स्क्वायर। और जिस स्टूडेंट को अगर ये आ गया ना तो काम तो हो गया। अब आधे जनता लोग को याद ही नहीं है भाई ये चीज़ कि ये फॉर्मूला कैसे लिखना है, तो फिर दिक्कत है। समझ में आया? ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बात बढ़ाया आगे? अब देखना ध्यान से, मैं यही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करने वाला हूँ। इसको लिखोगे ए प्लस में कितना बी, अरे 1 के पावर 1/3 1 ही तो होता है ना। अब लिखेंगे ए स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर यानी x के पावर 1/3 का स्क्वायर करोगे तो 2/3 आएगा कि नहीं आएगा, माइनस ए बी ए इंटू बी। भाई ये क्या है, 1 के पावर 1/3 या कुछ भी पूरा दुनिया जहां लिख दो क्या आएगा, 1 ही तो आएगा। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, माइनस x के पावर में कितना, बोलो बेटा 1/3 आएगा, प्लस इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। इसका स्क्वायर करोगे तो भाई 1 के पावर में स्क्वायर करो या कुछ भी करो क्या फर्क पड़ता है, होल डिवाइड में कितना आता है, x के पावर में 2/3 माइनस x के पावर में 1/3 प्लस 1 आते हैं इधर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो क्या मैं ऐसा लिख दूं, रूट एक्स माइनस 1 इंटू में कितना लिख दूं, रूट एक्स प्लस 1। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये इसको लिख दो ऐसा, ये जो x था ना इसको लिख दो ऐसा, रूट एक्स का होल स्क्वायर। बोलो तो ये यहां से क्या करेंगे, रूट एक्स कॉमन ले लेंगे और जैसे ही रूट एक्स कॉमन ले लोगे ना तो काम हमारा आसान हो जाएगा, बन जाएगा। देखना ध्यान से, पावर में लिखा 10। अब देखो कटने की आवाज आ रही है क्या, नहीं है ना अभी तक, देखो अब आएगा, कट क्या भाई, और देख रहे ये उड़ा दो, उड़ाया। तो यहां पे क्या बचा क्रिस कुमार बताओ, यहां बचा होगा x के पावर 1/3 प्लस 1, ये बच गया। और यहां पे क्या बचा, रूट एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई रूट एक्स। तो रूट एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई कितना, रूट एक्स बचा, ऐसा बचा। और पावर में कितना 10। यहां तक किसी को दिक्कत है, कोई दुख तकलीफ कोई गम हो बता दो भाई, आया? अब अपने को क्या करना है, मैं इसको और थोड़ा सा आगे बात बढ़ाता हूं, x की पावर 1/3 प्लस 1 लिखोगे, ठीक है। अच्छा ये देखना, इसका बंटवारा कर दे भाई, a प्लस बी बाई सी है तो a बाई सी प्लस बी बाई सी लिख सकते हैं। तो बंटवारा कर दो भाई, तो ये लिख दोगे रूट एक्स डिवाइड बाई कितना लिखोगे, बोलो बोलो, रूट एक्स प्लस में 1 बाई कितना, रूट एक्स, ऐसा लिख दोगे तो क्या कोई दिक्कत है क्या, और पावर में तो है 10, ठीक है। अब देखना ध्यान से, x के पावर 1/3 प्लस 1, ये रूट एक्स से रूट एक्स उड़ेगा, क्या आएगा 1 आएगा, लेकिन माइनस बाहर में -1, ये -1 बाई रूट एक्स, पावर में कितना 10। क्या कुछ कटने की आवाज आ रहा है, -1 और +1 कैंसिल आउट होता है। यहां से अपने को मिलता है x के पावर 1/3 माइनस 1 बाई रूट एक्स के पावर में कितना 10। ये होता है बाइनोमियल थ्योरम, यानी जो अब जो एक्सपेंशन बना ये बाइनोमियल का शकल है। अब यहां से काम हम लोग आसान कर सकते हैं। तो देखो भाई क्वेश्चन बड़ा सिंपल था, अप्रोच बिल्कुल ही सिंपल है, कुछ नहीं है, लेकिन जो क्रिएट करना है ना, जो चीज़ दिखना चाहिए वो दिखता नहीं है, इसलिए क्वेश्चंस डिफिकल्ट हो जाता है। तो अपने को x प्लस 1 जो है ना उसको क्या करना था, बेसिकली x पावर 1/3 यानी ए क्यू प्लस बी क्यू को फॉर्मेट बनाना था, क्योंकि नीचे में ये ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बैठा था, लेकिन दिखता नहीं था ये, है ना। तो ये कैंसिल आउट होने के बाद ये चीज़ बन गया, यहाँ तक कोई दिक्कत, बात आगे बढ़ाए। अब देखना भाई अपने को क्या करना है, मैं यहाँ से ये चीज़ रफ कर देता हूँ, और रफ करने के बाद देखना ध्यान से क्या आता है, x के पावर क्या आया बोलो 1/3 आता है, और रूट एक्स ये आया 1 बाई कितना रूट एक्स आया, पावर में कितना 10। अब इसका जनरल टर्म लिख दो ना, जनरल टर्म लिखोगे तो लिखोगे 10CR, ठीक है क्रिस बाबू, x के पावर कितना 1/3, इसका पावर कितना, दोनों का डिफरेंस, कोई दिक्कत नहीं है ना। और ये आएगा -1 बाई रूट एक्स के पावर में कितना r, सार्थक समझ में आ रहा है। अब क्या करोगे 10CR लिखोगे, भाई यहाँ -1 है ना, तो इसको -1 को एक साइड में कर दो ना, इस बेचारे से क्या मतलब अपने को। x के पावर में कितना आया यहाँ पे 10 माइनस r/3, अच्छा बचेगा कौन, ये गरीब बचेगा एक 1 बाई रूट एक्स के पावर में r। अब अगर और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो 10CR -1 के पावर में r और x के पावर में देखना, ये जब ऊपर जाएगा तो x के पावर -1/2 1/2 और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा -r/2 जब बेस सेम हो जाएगा तो पावर क्या होगा ऐड हो जाएगा, तो लिखेंगे 10 माइनस r/3 माइनस कितना लिखोगे r/2,
भाई किसके बराबर करना है, क्या फाइंड आउट करना है, द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, इसका मतलब ही होता है एक्स के पावर 0। तो क्या करें भाई, ये उठा के इसको 0 के बराबर रख दो, 10 माइनस आर बाई 3 माइनस आर बाई 2 बराबर कितना के 0 आया। सिंप्लीफाई कर दो, एलसीएम ले लो 6, ये आएगा 20 माइनस कितना 2r, माइनस में कितना आएगा 3r इक्वल टू कितना आया 0। अब अपने को पता है कि भाई 6 और 0 से जब मल्टीप्लीकेशन होता है तो क्या आता है 0, यानी 20 माइनस 5r इज इक्वल टू बनेगा 0। r का वैल्यू कितना आया, r का वैल्यू आ गया 4। यहां तक कोई दुख तकलीफ, और जैसे ही r का वैल्यू आया उठा के यहां चिपकाया, रख दो। तो रखोगे तो क्या आएगा 10c4 माइनस 1 के पावर कितना बनेगा 4, और 10c4 का वैल्यू पूरा दुनिया जानती है 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 डिवाइड बाई 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 आया। 4 इंटू 2 कितना होता है 8, ये 8 से 8 उड़ा 3 3 जा आएगा यहाँ पे 210। तो मेरे आंसर निकालने के बाद मिलिंद कुमार साहू आंसर निकाल दिया है, कितना आया 210। तो इस तरीके से अब कुछ लोग सोच रहा होगा भाई -1 के पावर 4 यानी इवन है ना यार, पावर जब इवन है तो क्या फर्क पड़ता है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहां तक कोई दुख तकलीफ नहीं है ना, ठीक है। So our next heading is number of rational or integral terms in the expansion of a raised to the power 1 by p plus b raised to the power 1 by q whole raised to the power n। यहाँ पे क्या होना चाहिए भाई, हमें क्या फाइंड करना है, रैशनल और इंटीग्रल टर्म्स कैसा एक्सपेंशन होना चाहिए, a के पावर में 1 बाई पी प्लस b के पावर में 1 बाई क्यू होल रेज़्ड टू द n। p और q क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, n भी एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, a b डिफरेंट प्राइम नंबर होना चाहिए। इसके बारे में हम लोग खुलकर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले चीज़ें समझ लेंगे कि इसका अप्रोच क्या होगा। तो मैं जैसे कि पहले ऑलरेडी बता चुका हूं भाई कि जब भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे सर तक, और उसमें क्या करना अपने को जनरल टर्म फाइंड करना, लिखना मतलब लिखना आना चाहिए, है ना भाई। तो सबसे पहले क्या किया, इसका लिखा जनरल टर्म। और अगर तुम सार्थक जनरल टर्म लिखते हो तो क्या आता है बताओ, हाँ यानी NCR x पावर n माइनस आर वाई की पावर r। तो हम लिखेंगे 1024CR लिखा, पहला क्या है 5 के पावर में 1 बाई 2 के पावर में कितना, हाँ 1024 माइनस r आया, और दो है 7 के पावर 1 बाई 8 के पावर में r। यहां तक कोई दुख तकलीफ नहीं है ना। अब समझना ध्यान से, मैं क्या करता हूं, इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूं, तो लिखता हूं 1024CR, 5 के पावर कितना आया, ये आया तुम्हारा 1024 माइनस r बाई 2 आया, और 7 के पावर में कितना आया ये r बाई 8 आया। अब अगर इस क्वेश्चन को समझो ध्यान से, तो हमें क्या करना चाहिए, यानी दिस डिवाइड बाई 2, और ये क्या आया 7 के पावर में r बाई 8। थोड़ा सा और अगर सिंप्लीफाई कर दो ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1024CR, पहले मेथड 1 बता रहा हूं कि इसका जो प्रॉपर अप्रोच होगा वो क्या होगा, उसके बाद से हम लोग आएंगे ट्रिक्स पे। पहले समझते हैं ये आता कैसे, इसका ओरिजिन क्या है ना। तो 5 के पावर में क्या लिखोगे, ये 1024/2 कितना आएगा, ये अगर तुम सिंप्लीफाई करते तो 5 1 2 आएगा, है ना। अच्छा 5 के पावर में क्या बच जाएगा, -r/2 बचेगा। अरे यार कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि बेस जब सेम होता तो पावर जोड़ते हैं यही वापस आएगा, है ना। और 7 के पावर में कितना आया, बोलो बेटा r/8 आया। अब समझना यहाँ पे मुद्दे की बात है, इसका मतलब ये है कि r जो है किससे डिविजिबल होना चाहिए, 2 से डिविजिबल होना चाहिए, यानी यहाँ पे r 2 आना चाहिए, 2 का मल्टीपल आना चाहिए, तभी तो ये होगा, नहीं तो फ्रैक्शन आ जाएगा ना। अगर मान लो 3 रख दिए फ्रैक्शन, तो या तो क्या होना चाहिए r 2 का मल्टीपल, यानी कहने का मतलब ये है 2 4 6 0 8, मतलब ये 2 का मल्टीपल बनना चाहिए, यहाँ पे 8 का मल्टीपल बनना चाहिए। तो क्या मैं अगर ऐसा लिख दूंगा, बात समझ जाओगे, r must be divisible by कितना 2 and 8। कोई दिक्कत, देख लो ध्यान से, मैं ये बोला कि r जो है 2 से और 8 से डिविजिबल होना चाहिए, और 2 और 8 से डिविजिबल होने का मतलब क्या है कि r जो है 2 और 8 का एलसीएम ले लो तो कम हो जाएगा। अरे 2 8 का एलसीएम क्या होगा, 8 होगा ना, फिर 16 आएगा, फिर 24 आएगा, यानी जितने इन दोनों का एलसीएम तुम ले लोगे ना, जो भी आएगा ना वो क्या होगा, 2 और 8 से डिविजिबल होगा ही। तो एक और बात लिख दो यहाँ पे, r, इसका मतलब यही है r मस्ट बी एलसीएम ऑफ कितना, बोलो बोलो बोलो, एलसीएम ऑफ 2, 8। इसका मतलब क्या आएगा, 8 आ जाएगा, बस यही तो है।
भाई R जो है 2 से और 8 से डिविजिबल होना चाहिए, क्या 0 होता है? हाँ 0 तो 2 से भी होगा और 8 से भी डिविजिबल होगा, 8, हाँ इसका मतलब 16, 24, 32 ये सारे नंबर्स क्या 8 से डिविजिबल होंगे कि नहीं, और 2 से भी डिविजिबल होंगे। तो इसका मतलब ये है कि R 2 और 8 से डिविजिबल होने का मतलब यही है कि इसका एलसीएम ले लो, काम हो जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनना ध्यान से, अब मैं क्या करता हूं, इसका एलसीएम लेना है अपने को, इसका एलसीएम कितना है 8, यानी जो 8 का मल्टीपल अगर हम लिख देते हैं तो 8 का मल्टीपल जितने सारे आएंगे ना वो सब 2 से भी बाय डिफॉल्ट होगा ही होगा, है ना। तो मैं यहां पे लिख दूं, हाँ बताओ क्या क्या होगा, 0 और 8, 16, 24, 32 इस तरीके से कितना 1024, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। ये सारे ऐसे नंबर्स हैं जो कि 2 से भी डिविजिबल होंगे और साथ ही साथ 8 से भी डिविजिबल होंगे। आया बात समझ में? अब देखना ध्यान से, मैं क्या करने वाला हूं, यहां पे अगर तुम ध्यान से देखो तो ये एपी में बना है, किसमें, एपी विथ कॉमन डिफरेंस, बोलो 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 बेटा, कॉमन डिफरेंस 8 और ए क्या है यहाँ पे 0। अब अपने को बचपन से पता है टीएन इक्वल टू क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टीएन क्या है, लास्ट टर्म क्या है 1024, लिख लेना, a है 0, n माइनस 1 नंबर ऑफ टर्म्स निकालना अपने को, d कितना 8, अगर सिंप्लीफाई करोगे तो 1032 इज इक्वल टू आएगा 8n, आएगा 8 से डिवाइड मार दो तो ये आ जाएगा 129। नंबर ऑफ टर्म्स जो आया ना वो कितना आ गया 129 आ गया। तो क्या जब क्वेश्चन आएगा तो क्या हम यही अप्रोच बार बार लगाते रहेंगे? नहीं, हम लोग क्या करेंगे, इस प्रॉपर अप्रोच को ना लगाएंगे, इसके बजाय हम लोग एक ट्रिक्स डिस्कस करेंगे अभी, जिसको हम लोग अप्लाई करेंगे और विद द हेल्प ऑफ दैट ट्रिक्स वी कैन सॉल्व इजीली, है ना भाई। हम लोग क्या करेंगे, आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे उस ट्रिक्स के हेल्प से। तो मैं ये लिख लो पहले, ये है हमारा टेक्निक नंबर फर्स्ट, क्या है ये, टेक्निक नंबर फर्स्ट। टेक्निक नंबर 2 की बात करूं, मेथड 2 जो कि ट्रिक्स होगा, देखना ध्यान से, बात करूं, हो गया ये, ठीक है। मैं इसी क्वेश्चन का ट्रिक्स बताने वाला हूं और उसके बाद से ट्रिक्स को लिखाऊंगा और इस बात को यहीं पे हाँ रोक दिया जाएगा। देखना भाई, अपने पास 2 ट्रिक है। सबसे पहले है एन अपॉन, क्या है एन अपॉन, बोलो मिलिंद, एन अपॉन एलसीएम ऑफ क्या, पी एंड क्यू। एलसीएम किसका लेना है, पी क्यू का लेना है। और ये जो है ना ग्रेटेस्ट इंटीजर है भाई, ब्रैकेट नॉर्मल मत समझना, ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस में 1 करना है। कब करना है, व्हेन, हाँ अच्छा इसके बारे में कंडीशन लिख देता हूं मैं, ये लिखता हूं कि यहाँ पे n होंगे, ये p होगा, ये q होगा, ये सारे के सारे क्या होंगे, नेचुरल नंबर होंगे, एंड दिस a एंड b शुड बी डिफरेंट प्राइम नंबर, है कि नहीं, शुड बी डिफरेंट प्राइम नंबर। भाई ये डिफरेंट प्राइम नंबर होना चाहिए तभी तो काम बनेगा, है कि नहीं। तो याद रखना भाई, अगर 4 के पावर समथिंग हो तो 4 प्राइम नंबर है, कंपोजिट है तो उसको 2 के पावर 2 बनाना, ये चीज याद आना चाहिए। आया, ए भी क्या होना चाहिए, डिफरेंट प्राइम नंबर होना चाहिए, पी क्यू एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। अब देखना ध्यान से, ये कब लगाना है लेकिन अपने को, ये तब लगाना है जब n इज एटलीस्ट, मैं लिख देता हूं यहाँ पे मैं लिख देता हूं कंडीशन, क्या है भाई, इसका एक कंडीशन है, ठीक है, n इज डिविजिबल बाय, बोलो n इज, हाँ डिविजिबल बाय एटलीस्ट, हाँ एटलीस्ट का मतलब वही हुआ है ना, एटलीस्ट 1 ऑफ p और q और बोथ हो जाएगा, इसका मतलब वही हुआ, एटलीस्ट 1 ऑफ p और q का मतलब हुआ या तो p से हो या q से कम और उसके बाद pq से होगा तो अच्छा बात है। तो ये कंडीशन लगाना है। एक और अपने पास फॉर्मूला है, n अपॉन कितना, बोलो बोलो, एलसीएम ऑफ p और q, ठीक है, p और q का एलसीएम लेना है और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर बनाना है, ले लेना है। ये कब अप्लाई होगा, बोलो बोलो, इसके लिए कंडीशन बताओ। कंडीशन तो यही है कि p q सारे के सारे नेचुरल नंबर होंगे और ये p एंड q क्या होंगे, एक सॉरी a और b क्या होंगे, डिफरेंट प्राइम नंबर होंगे। कंडीशन बता दो भाई, कंडीशन बताओ इसके लिए क्या होना चाहिए, जब हम 1 तब जोड़ते हैं जब कम से कम एक कोई क्या हो, n जो है p और q से किसी एक से भी डिविजिबल हो एटलीस्ट। अब यहाँ पे क्या बात करने वाले हैं इसके बारे में, तो इसके बारे में हो जाएगा n इज, बोलो धनंजय क्या होगा, n इज डिविजिबल बाय, सॉरी n इज नॉट डिविजिबल, नॉट, हाँ नॉट डिविजिबल बाय p और q, p और q से डिविजिबल नहीं होगा,
तो हम क्या करने वाले हैं, ये फॉर्मूला लगाएंगे। और अगर P और Q से दोनों से डिविजिबल हो या P से डिविजिबल हो एटलीस्ट या Q से डिविजिबल हो तो हम खुशी खुशी में +1 जोड़ देंगे। याद रखना है ये 1 कब जोड़ना है भाई, खुश होने के बाद। खुश कब हो गए, जब डिविजिबल हो जाए या तो P से या Q से, है ना। अगर किसी से भी नहीं हुआ तो हम दुखी होंगे और 1 को नहीं जोड़ेंगे। आया समझ में। अब आते हैं भाई इस क्वेश्चन पे ना कि आंसर आता है कि नहीं सर, है कि नहीं। लिखो यहाँ पे, हाँ मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखना ध्यान से। अपना क्वेश्चन क्या था बोलो एक बार। अरे क्या था क्वेश्चन बोलो, एक्सपेंशन 5, हाँ 1/8 होल रेस्ट पावर ये था, है ना। अब देखना भाई ध्यान से, क्या ये n है, ये n है, ये क्या है p है, ये q है, ये a है, ये b है। a b क्या है, डिफरेंट प्राइम नंबर है कि नहीं। हाँ 5 और 7 जो है प्राइम नंबर होते हैं, तो फॉर्मूला लगाना है n अपॉन क्या, ये जो है ये जो है 1 0 2 4 8 से डिविजिबल है, हाँ 2 से भी है एग्जैक्टली डिविजिबल है तो +1 करेंगे। यानी एलसीएम ऑफ क्या करोगे 2 8 ले लिया और प्लस में क्या करोगे 1। ये जो है ना अपना, ये क्या है भाई, शॉर्ट ट्रिक से याद रखना, ये मेथड 2 है, इसी से हम लोग करते हैं। समझना ध्यान से क्या किया। अब देखो एलसीएम ले लो, 1024 डिवाइड में कितना आएगा 8 और प्लस में कितना 1। अगर इसको सिंपलीफाई करते हो तो आता है 128 आता है और प्लस में 1। 128 के ग्रेटेस्ट इंटीजर 128 ही तो होता है, तो ये आ जाएगा 129। क्या आंसर सेम आया कि नहीं आया। अब एक क्वेश्चन और देता हूँ, छोटा सा क्वेश्चन और चलते हैं, जिसमें प्राइम नंबर नहीं होगा, अपने को प्राइम नंबर बनाना होगा, है ना। तो देखो भाई 1 से 2 मिनट और लगेगा मुश्किल से, इस चीज़ों को मैं बता देता हूँ, ठीक है। क्या करना है अपने को, उसमें क्या करना है, एक प्राइम नंबर नहीं होगा, मैं क्वेश्चन दे देता हूँ ताकि चीज़ें जल्दी से बन जाए। ये लिख लो, पहले लिख लो, नंबर ऑफ टर्म्स कितना है अपने पास, हाँ। अब देखना क्वेश्चन अगर आप पूछे अपने से, रैशनल टर्म्स बता 25 के पावर में 1/4 और प्लस में 3 के पावर में 1/2 होल रेज़्ड टू द पावर 100, बताओ क्या करोगे। सबसे पहले अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पे क्या भाई, ये एक क्या प्राइम नंबर है, नहीं है। क्यों, क्योंकि इसका फैक्टर मोर देन 2 है, 2 से ज्यादा है ना, तो ये नहीं है। तो क्या लिखेंगे इसको लिख दो 5 के पावर 2, क्योंकि प्राइम नंबर बनाना है, ए और बी प्राइम नंबर होना चाहिए। पावर में 1/4 प्लस में 3 के पावर कितना 1/2 के पावर 100। यहां तक कोई दिक्कत भाई 5 क्यों बनाया समझ में आ रहा है। ये हो जाएगा 1/2 प्लस 3 के पावर में 1/2 पावर कितना 100। ये चीज समझ में आया, क्यों 5 बनाया, क्योंकि ये प्राइम नंबर नहीं था, ये और ये प्राइम नंबर दोनों के दोनों होना चाहिए। 3 प्राइम नंबर है, ये नहीं है, अब इसको प्राइम बना दिया। अब लगा दो भाई क्या 100 इससे डिविजिबल है, हाँ इससे भी है, तो क्या करेंगे 100 डिवाइड बाई एलसीएम ऑफ कितना 2, ठीक है। और क्या करेंगे प्लस में, हाँ +1 करेंगे खुशी खुशी से। क्यों, क्योंकि ये जो है नंबर इससे डिविजिबल है, तो इसका मतलब है कि 100 डिवाइड बाई एलसीएम कितना आता है 2 प्लस में कितना 1। इसका 100 डिवाइड बाई 2 कितना आता है 50 + 1, यानी नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगे, नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स कितने आएंगे या इंटीग्रल टर्म्स 51। तो आई होप ये चीज यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सर।